कि ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है क्या, इसमें क्या अपलोड करना होगा इनवॉइस, ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का अगर इसको प्रीफेस में हम समझे तो ये सिंपल वर्ड्स में वो एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का फॉर्मेट है जिसमें कि एक फॉर्मेट जिसको कि स्कीमा कहते हैं वो डिसाइड हो गया है स्टैट्यूटरी रूल्स में, उसको स्पेसिफाई किया गया है कि ये फॉर्मेट में होगा। और टैक्स पेयर क्या करेंगे, वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है उस पे अपना करेंगे और वो सब मिली सेकेंड्स में एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर देगा। तो ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो टैक्स पेयर्स जिनका कि 500 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर है जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उनको ये लागू है, मैंडेटरी है 1 अक्टूबर से। ये रहा भूमिका। सो नाउ लेट अस गेट टू मोर टेक्निकल पॉइंट्स। Is the second slide visible? Just to check. Yeah. Yes, sir. Yeah, thank you. So this in brief we'll understand what is the rationale for the electronic invoice system. तो ये हमको समझना है कि B2B कम्युनिकेशन, B2B जो है बिजनेस टू बिजनेस, उसके लिए ये 1 अक्टूबर से 500 करोड़ टर्नओवर के ऊपर जो है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 उनके लिए मैंडेटरी है एज पर लॉ। तो ये B2B कम्युनिकेशन जो होगा अदर देन रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो गया, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, इसको भी बेनिफिट होगा इससे। तो उनके अलावा जो खुद के कमर्शियल कम्युनिकेशंस हैं वो भी इसके माध्यम से और स्ट्रीमलाइन होंगे एंड इट विल सेव द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और व्हाट इट मींस, जैसा कि हमने बताया, ई इनवॉइस मींस रिपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ स्पेसिफाइड जीएसटी डॉक्यूमेंट्स टू अ गवर्नमेंट नोटिफाइड पोर्टल। आज के तारीख में एक पोर्टल जो NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उनका ऑलरेडी फंक्शनल है, उनका ट्रायल अभी आप सैंडबॉक्स वर्जन में वो भी चालू है, तो वो सब चल रहा है। और 1 अक्टूबर से जैसा कि लॉ में स्पेसिफाइड है 10 इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिसको कि रजिस्ट्रार भी बोलते हैं, वो सब लॉ में स्पेसिफाइड है। एक अभी ऑलरेडी इट इज इन इट्स फंक्शनिंग, जिसका कि लिंक भी हम लोग जैसे डिस्कस करेंगे वो आ जाएगा। तो टू whom it is applicable? Taxpayers whose aggregate turnover based on PAN. Please remember, it is based on PAN in a financial year. I mean, this financial year refers to financial year 1920. Is greater than. Please remember, it is greater than rupees 500 crores. And at the same time, we should remember that there are certain notable exceptions, which are the SEZ units, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंक्लूडिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे कि हम मुथूट फाइनेंस एग्जांपल दे रहा हूँ, और जैसे श्रीराम फाइनेंस, ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। इन सब को इसके बाहर रखा गया। बेशक उसके हो सकता है कि 500 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA, और उसके अलावा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और मल्टीप्लेक्स सिनेमा एडमिशंस, तो ये सब इसके ज्यूरिसडिक्शन और एक्सक्लूजन लिस्ट में है और ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हम सबको समझना है कि ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए है। जो 1 अक्टूबर 2020 से जो लॉ में मैंडेटरी है, इट्स नॉट ऑप्शनल फॉर दी नोटिफाइड कैटेगरीज, वो B2B सप्लाईज के लिए है और एक्सपोर्ट्स के लिए है। और इसमें क्या है, सबसे मूल बात समझने वाली बात है कि जीएसटी इनवॉइसेस जो होते हैं, जो कि बिजनेस कमर्शियल वर्ल्ड में जो कि इनवॉइसेस बनते हैं, और एज पर जीएसटी रूल्स में भी है, इनवॉइस के लिए रूल है, वो सब रूल के अनुसार बनते हैं। तो बट वो जो इनवॉइस बनेंगे वो इंडिविजुअल बिजनेसेस के अकाउंटिंग या बिलिंग या इंटरप्राइज जो ERP सॉल्यूशंस है उस पे बनते हैं, और वो वैसे ही बनेंगे। अभी इसमें मेजर चेंज यही हुआ है कि जो बनने वाली प्रक्रिया है उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, सो दैट इट इज compatible on various platforms, and various regulatory agencies can use it. Even the businesses will get benefit because of this compatibility and transferability. These invoices will now be reported to invoice registration portal. जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि invoice registration portal आज के तारीख में भी फंक्शनल है, जो NIC का है वो फंक्शनल, उस पर रिपोर्ट करना होगा। एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में JSON फाइल पे अपलोड होगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन वाली फाइल में अपलोड होगा, और
और उसके बाद जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार पोर्टल जो कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो एक क्यूआर कोड के साथ एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर रिटर्न कर देगा इन सब मिली सेकेंड्स. So it will not entail any transaction time or transaction cost. It will be very insignificant. So इसके साथ साथ एक क्विक रिस्पॉन्स कोड भी आएगा जो कि एनआईसी का खुद का ऐप है जो कि टैक्स पेयर उसको स्कैन करना है तो क्यूआर कोड को स्कैन करके दे कैन गेट देयर इनवॉइस. इट विल बी वेरी मच यूजफुल एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली कि वो उसको देख सकते हैं कि जस्ट क्यूआर कोड को ट्रांसमिट करना होगा रियल टाइम में. आई होप ये प्रेजेंटेशन अभी भी दिख रहा है. कोई किसी का स्क्रीन शेयर हुआ तो काइंडली बताएंगे. सो इसके बाद हमको ये समझना है कि देखिए ये सब जो चीजें हैं जो कि इसकी यूजेस हैं वो एक बात तो है कि जैसे कि डिजिटाइजेशन होता है तो उसके काफी सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन के एग्जांपल्स भी और यूजेस भी हैं और इंटरऑपरेबिलिटी भी है. इंटरऑपरेबिलिटी जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट इसका फायदा है. और इसके अलावा टैक्सेशन डिपार्टमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी इसमें क्या है कि उनको ऑडिट ट्रेल मिलेगा. ऑडिट ट्रेल से क्या होगा कि दोनों को फायदा है. इसमें जो आईटीसी अवेल कर रहा है, जो रिसिपिएंट आईटीसी अवेल कर रहा है उनको भी तो एज पर रूल्स और सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में लिखा है कि जो टैक्स पे हो जाना चाहिए तब जाके आईटीसी अवेल हुआ वाला जो सिचुएशन है विल बी लीगली जस्टिफाइड. उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया और सुविधाजनक हो जाएगा कि उनको कंफर्म रहेगा कि इसमें जो सप्लायर हैं टैक्स पे कर चुका है गवर्नमेंट को. तो दोनों को फायदा है. एक तो इट विल क्रिएट अ ऑडिट ट्रेल फॉर आईटीसी अवेल्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस. जैसे कि हम जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम जो है एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स है. इसमें टैक्स पे असेस करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं अपने स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज. तो ये नॉन इंट्रूसिव मेथड होगा जिसमें कि टैक्स पेयर भी बेनिफिट करेंगे. उनको आईटीसी अवेल करते वक्त बहुत ही सहूलियत होगी. उनको एश्योरेंस रहेगा कि हमारे सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हुआ है. और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा ये वैट इवेजन और जीएसटी इवेजन को रोकथाम करने में. तो इसके साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि बाकी सारे जो इंटरनेशनल इसके एक्सपीरियंसेस हैं वो शॉर्ट में हम जान लें तब हम इसको बैकग्राउंड में समझ पाएंगे कि इंडिया भी वो अग्रणी देशों में है जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये भारत के लिए गर्व की बात है कि साउथ कोरिया जो है 2011 में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग को स्टार्ट किया था ना पायलट बेसिस 2011. उसके बाद 2014 से उन्होंने उसको कानून में उसको स्वीकृति दे दी, लीगल उसको रिकग्निशन दिया. उसके बाद अब देखिए यूरोपियन यूनियन वैल्यू एडेड टैक्स जो है 2014 से उनका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग की सिस्टम काफी डेवलप हो रही है और इवॉल्व हो रही है. वैसे जर्मनी का भी 2017 में उन्होंने किया है. अब देखिए इंडिया में हम जैसा कि जीएसटी काउंसिल और पॉलिसी मेकर्स हैव डिसाइडेड दैट इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन अ फेज्ड मैनर सो दैट इज वेरी मच कन्वीनियंट एंड इजी for the taxpayers and stakeholders to use it for their own benefit. तो इंडिया का जो ये स्टैंडर्ड है जो कि ई इनवॉइसिंग इसके काफी सारे यूजर्स भी हैं जो कॉमन इंटरऑपरेबिलिटी भी होगा. उसके कारण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसको यूज कर पाएंगे. देखिए इनवॉइस क्या होता है जैसा कि हम जानते हैं कॉमन बिजनेस और कमर्शियल वर्ल्ड में इनवॉइस इज बेसिकली अ चेक ऑन द गवर्नमेंट. इफ द गवर्नमेंट इज अ बायर इट्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट चेक. सो बेसिकली और वैसे भी कमर्शियल वर्ल्ड में B2B ट्रांजैक्शंस में इनवॉइस क्या होता है एक पेमेंट का एश्योरेंस होता है. उसमें बिल डिस्काउंटिंग होती है कमर्शियल वर्ल्ड में. तो ये इनवॉइस जो है इनवॉइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इस पे जो बिल डिस्काउंटिंग की जो गवर्नमेंट की इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अपने स्कीम्स हैं और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, ट्रेड रिसीवेबल्स और डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म्स है, उन सबको क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंप्यूटर. देखिए कंप्यूटर तब रीड कर पाता है जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जिससे कि इंटरऑपरेबिलिटी हो और वो अंडरस्टैंड कर पाएगी इस इनवॉइस में क्या डिटेल्स है. तो ये एक इनवॉइस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इट्स द हार्ट ऑफ द वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम इनवॉइस. तो उस इनवॉइस का इस तरीके